जागो डिग्री, जागो। फ्लेज, पॉली की आवाज आई। वो सच में टॉफी का पेड़ बन गया है। और आज की सुबह कितनी सुंदर है। सुबह की हल्की धूप जंगल के बीच से छनकर आ रही थी। घास ओस से धूसर हो गई थी और मकड़ी के जाले चांदी की तरह चमक रहे थे। उनके ठीक पास एक छोटा सा पेड़ था, लगभग सेब के पेड़ जितना बड़ा, जिसकी लकड़ी बहुत गहरी थी। उसके पत्ते कुछ सफेद और कागज जैसे थे, ठीक उस पौधे की तरह जिसे ऑनेस्टी कहा जाता है। उस पर छोटे छोटे भूरे फल लगे थे जो खजूर जैसे दिखाई देते थे। हुर्रे, डिग्री बोला, लेकिन पहले मैं नदी में नहाने जा रहा हूं। वो फूलों से भरी झाड़ियों को पार करता हुआ नदी की ओर दौड़ा। क्या तुमने कभी पहाड़ी नदी में स्नान किया है, जहां पानी लाल, नीले और पीले पत्थरों पर छोटे छोटे झरनों की तरह बहता हो और उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो? वो समुद्र जितना ही अच्छा होता है, कुछ मायनों में तो उससे भी बेहतर। बिना सूखे ही कपड़े पहनने पड़े, लेकिन ये सब मेहनत के लायक था। जब वो लौटा तो पॉली भी नहाने गई। कम से कम उसने तो यही कहा। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छी तैराक नहीं थी, इसलिए बेहतर है ज्यादा सवाल न पूछें। फ्लेज भी नदी तक गया, लेकिन वो बस पानी के बीच खड़ा रहा। झुककर पानी पिया, अपनी अयाल झटकी और कई बार हिनहिनाया। फिर पॉली और डिग्री टॉफी के पेड़ पर टूट पड़े। फल बहुत स्वादिष्ट थे, बिल्कुल टॉफी जैसे नहीं, बल्कि थोड़े नरम और रसदार, लेकिन स्वाद में टॉफी की याद दिलाने वाले। फ्लेज ने भी शानदार नाश्ता किया। उसने एक फल चखा, पसंद भी किया, लेकिन बोला कि सुबह के वक्त उसे घास ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ मुश्किल से बच्चे उसके ऊपर चढ़े और उनकी दूसरी यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा कल से भी बेहतर थी। एक तो सब तरोताजा थे और दूसरा, उगता हुआ सूरज उनकी पीठ के पीछे था। और जब रोशनी पीछे से आती है तो सब कुछ और भी सुंदर लगता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, नीचे दूर घाटियां इतनी हरी थी और हिमनदों से उतरती नदियां इतनी नीली कि ऐसा लगता था मानो वे विशाल गहनों के ऊपर उड़ रहे हों। वे चाहते थे कि ये सफर और लंबा चले, लेकिन जल्द ही सब हवा को सूंघने लगे। ये खुशबू क्या है? तुम्हें भी महसूस हुई? किधर से आ रही है? एक स्वर्ग जैसी सुगंध, गर्म और सुनहरी, मानो दुनिया के सारे फलों और फूलों से मिलकर बनी हो। आगे कहीं से आ रही थी। ये उसी घाटी से आ रही है जहां झील है, फ्लेज ने कहा। हाँ, डिग्री बोला, और देखो, झील के आखिरी सिरे पर हरी पहाड़ी है और पानी कितना नीला है। यही जगह है, तीनों ने एक साथ कहा। फ्लेज गोल गोल चक्कर लगाते हुए नीचे उतरने लगा। बर्फीली चोटियां और ऊंची दिखने लगी। हवा हर पल ज्यादा गर्म और मीठी होती जा रही थी, इतनी कि आंखों में आंसू आ जाए। फ्लेज अपने विशाल पंख फैलाए, बिना हिलाए फिसलता हुआ नीचे आया। उसके खुर जमीन तलाश रहे थे। एक पल बाद वो हरी ढलान पर थोड़ा अट्टा सा उतरा। बच्चे लुढ़कते हुए नीचे गिरे, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी। वे खड़े हुए, थोड़ी सी हाफते हुए। वे पहाड़ी के लगभग 3/4 ऊपर थे और तुरंत चढ़ाई शुरू की। पहाड़ी की चोटी के चारों ओर हरी घास की ऊंची दीवार थी। दीवार के भीतर पेड़ उग रहे थे, जिनकी डालियां बाहर की ओर झुकी थी। हवा चलने पर पत्तों में हरे के साथ साथ नीले और चांदी जैसे रंग चमकते थे। काफी घूमने के बाद उन्हें सुनहरे फाटक मिले, ऊंचे, बंद और पूरब की ओर मुख किए हुए। अब तक फ्लेज और पॉली को लगता था कि वे डिग्री के साथ अंदर जाएंगे, लेकिन अब नहीं। वो जगह साफ साफ किसी की निजी जगह लग रही थी। बिना बुलाए वहां जाना मूर्खता होती। डिग्री समझ गया कि उसे अकेले ही जाना होगा। फाटक के पास पहुंचकर उसने चांदी के अक्षरों में लिखी पंक्तियां पढ़ी। सुनहरे फाटकों से आओ या फिर मत आओ। फल लो तो दूसरों के लिए, स्वयं के लिए नहीं। जो चोरी करेगा या दीवार फांदेगा, वो अपनी चाह भी पाएगा और निराशा भी। दूसरों के लिए फल लेना, डिग्री ने सोचा, यही तो मुझे करना है। उसने फाटक को छुआ और वे बिना किसी आवाज के खुल गए। अंदर सब कुछ और भी शांत और गंभीर था। बीच में फवारा था, लेकिन उसकी आवाज भी बहुत हल्की थी। चारों ओर वही मीठी खुशबू थी। जगह खुशहाल थी, पर गंभीर भी। डिग्री तुरंत समझ गया कि सही पेड़ कौन सा है। वो बिल्कुल बीच में था और उस पर लगे बड़े बड़े चांदी जैसे सेब खुद रोशनी बिखेर रहे थे। उसने एक सेब तोड़ा
और अपनी जैकेट की जेब में रख लिया, लेकिन उसने उसे सूंघ लिया और यही गलती थी। उस पर भयानक भूख और प्यास छा गई। क्या एक कौर लेना गलत होगा? आखिर उसने आदेश का एक हिस्सा तो पूरा कर ही दिया था, दूसरों के लिए फल लेना। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर ऊपर गई। वहां एक डाल पर एक अद्भुत पक्षी बैठा था, मानो ऊँग रहा हो। एक आंख हल्की सी खुली थी। वो बाज से भी बड़ा था। उसका सीना केसरिया, सिर पर लाल कलगी और पूंछ बैंगनी थी। बाद में डिगरी ने कहा, जादुई जगहों में कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन देख रहा हो। फिर भी शायद वो सेब कभी न खाता। उन दिनों बच्चों के दिमाग में चोरी मत करो जैसी बातें आज से कहीं ज्यादा मजबूती से बैठी होती थी। लेकिन हम कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते। डिगरी फाटक की ओर लौटते समय रुककर चारों ओर आखिरी बार देखने लगा। उसे एक भयानक झटका लगा। वो अकेला नहीं था। कुछ ही कदम दूर वहां विच खड़ी थी। वो अभी अभी एक सेब का गूदा फेंक रही थी, जिसे उसने खा लिया था। उसका रस अपेक्षा से गहरा था और उसके मुंह के चारों ओर भयानक दाग छोड़ गया था। डिगरी ने तुरंत समझ लिया कि वो दीवार फांद कर आई होगी, और उसे यह भी महसूस हुआ कि फाटक पर लिखी अंतिम पंक्ति अपनी इच्छा पाने और निराशा पाने का में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि विच पहले से भी अधिक मजबूत, गर्वीली और कुछ हद तक विजयी दिख रही थी। लेकिन उसका चेहरा खतरनाक सफेद था, जैसे नमक। ये सब कुछ सेकंडों में डिगरी के दिमाग में आया। फिर वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और फाटक की ओर भागा। विच उसके पीछे थी। जैसे ही वो बाहर निकला, फाटक अपने आप बंद हो गए। ये उसे थोड़ी बढ़त दिलाई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब वो दूसरों तक पहुंचा और चिल्लाया, जल्दी पॉली, ऊपर चढ़ो, फ्लेज। विच फिर से दीवार फांद कर उसके पास थी। जहां हो वहीं रुको, डिगरी चिल्लाया, पलटकर उसका सामना करते हुए, या हम सब गायब हो जाएंगे। 1 इंच भी पास मत आओ। मूर्ख लड़के, विच बोली, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर तुम अभी रुककर मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम कुछ ऐसा ज्ञान खो दोगे जो तुम्हें जिंदगी भर खुश कर देता। नहीं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं। धन्यवाद, डिगरी ने कहा। लेकिन उसने सुना। मुझे पता है कि तुम किस काम के लिए आए हो, विच ने कहा, क्योंकि मैं ही कल रात जंगल में तुम्हारे पास थी और तुम्हारी सभी योजनाएं सुनी। तुमने वहां बाग में फल तोड़ा है। वो अब तुम्हारी जेब में है और तुम उसे बिना खाए असलन के पास ले जाओगे, उसके खाने के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए। तुम मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि वो फल क्या है? मैं बताती हूं। ये युवा जीवन का सेब है। मैंने इसे चखा है और मुझे पहले ही अपने अंदर बदलाव महसूस हो रहे हैं। मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, न मरूंगी। खाओ लड़के, खाओ, और हम दोनों अनंत काल तक जीवित रहेंगे और इस पूरे संसार के राजा और रानी बनेंगे। या तुम्हारे संसार के, अगर हम वापस वहां जाने का निर्णय ले। नहीं धन्यवाद, डिगरी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जरूरत है कि मैं तब तक जीऊं जब तक मेरे सभी जान पहचान वाले मर जाएं। मैं सामान्य समय तक जीना पसंद करूंगा, मरूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी मां का क्या? विच ने कहा, जिससे तुम ऐसा दिखावा करते हो कि प्यार करते हो, उसका इसमें क्या लेना देना? डिगरी ने पूछा। क्या तुम नहीं देखते मूर्ख कि एक काट इस सेब की उसे ठीक कर देगा? वो अब तुम्हारी जेब में है। हम अकेले हैं और असलन बहुत दूर है। अपना जादू इस्तेमाल करो और अपने संसार में लौट जाओ। 1 मिनट में तुम अपनी मां के पास हो, फल उसे देते हुए। 5 मिनट में तुम देखोगे कि उसके चेहरे पर रंग लौट रहा है। वो कहेगी कि दर्द चला गया। फिर वो कहेगी कि अब वो मजबूत महसूस कर रही है। फिर वो सो जाएगी। सोचो, कितने घंटे की मीठी प्राकृतिक नींद, बिना दर्द और बिना दवाई के। अगले दिन सब कहेंगे कि वो कितनी शानदार तरह से ठीक हो गई। जल्दी ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। तुम्हारा घर फिर से खुशहाल होगा। तुम अन्य लड़कों जैसे बन जाओगे। ओह, डिगरी ने कराहते हुए कहा और हाथ सिर पर रखा। अब वो जान गया कि सबसे भयंकर निर्णय उसके सामने है। असलन ने तुम्हारे लिए क्या किया है कि तुम उसके दास बनो? विच ने कहा, जब तुम अपने संसार में लौटोगे
तो वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? और तुम्हारी माँ क्या सोचती अगर उसे पता चलता कि तुम उसकी पीड़ा दूर कर सकते थे, उसे जीवन वापस दे सकते थे और अपने पिता का दिल नहीं तोड़ने देते, और तुमने नहीं किया। तुम जंगली जानवर के लिए संदेश लेकर भागने को चुना। मैं नहीं सोचता कि वो जंगली जानवर है, डिग्री ने सूखी आवाज में कहा। वो, मैं नहीं जानता। तो वो इससे भी बुरा है, विच बोली। देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने तुम्हारा दिल कितना कठोर बना दिया। यही वो सबके साथ करता है जो उसकी सुनते हैं। निर्दयी, क्रूर लड़के, तुम अपनी मां को मरने देते बजाय। ओह, चुप हो जाओ, दुखी डिग्री ने कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं देख रहा हूं? लेकिन मैंने वादा किया है। अरे, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुम क्या वादा कर रहे हो, और यहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मां खुद, डिग्री ने कठिनाई से शब्द निकालते हुए कहा, नहीं चाहेंगी। बहुत सख्त रहती है वादे निभाने में और चोरी न करने में और ऐसे सब नियमों में। अगर वो यहां होती तो तुरंत कहती कि मत करो, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा। विच ने मीठे स्वर में कहा, तुम उसे ये नहीं बताओगे कि तुमने सेब कैसे लिया। तुम्हारे पिता को भी कभी पता नहीं चलेगा। तुम्हारे संसार में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें वो छोटी लड़की भी साथ नहीं लेनी चाहिए। यही विच ने अपनी जानलेवा गलती की। डिग्री जानता था कि पॉली अपनी अंगूठी से उतनी ही आसानी से भाग सकती है जितनी वो खुद कर सकता था, लेकिन शायद विच को यह नहीं पता था। और जब उसने कहा कि पॉली को पीछे छोड़ दो, तो डिग्री को लगा कि विच की बाकी बातें सब झूठ और खोखली है। उसने अपना सिर उठाया और जोर से कहा, देखो, इसका तुम्हारा क्या काम है? अचानक मेरी मां से इतना प्यार क्यों हो गया? ये तुम्हारा खेल क्या है? बढ़िया, डिग्स, पॉली ने कान में फुसफुसाया। जल्दी, अब भागो। डिग्री ने उसे फ्लेज की पीठ पर बैठाया और जल्दी से चढ़ गया। घोड़े ने पंख फैलाए। फिर जाओ, मूर्खों, विच ने पुकारा। मेरे बारे में सोचना, जब तुम बूढ़े, कमजोर और मरते हुए पड़े रहोगे। और याद रखना कि तुमने अनंत युवा होने का मौका गवा दिया। ये तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। वे पहले ही इतनी ऊंचाई पर थे कि केवल उसे सुन सकते थे। विच भी ऊपर देखने में समय नहीं गंवाती। वे उसे पहाड़ी की ढलान से उत्तर की ओर जाते हुए देखते हैं। वे सुबह जल्दी निकले थे और बाग में जो हुआ वो ज्यादा लंबा नहीं चला। इसलिए फ्लेज और पॉली दोनों कह रहे थे कि वे आसानी से रात होने से पहले नार्निया लौट जाएंगे। डिग्री रास्ते में कुछ नहीं बोला और बाकी लोग उससे बात करने में झिझक रहे थे। वो बहुत उदास था और हमेशा सुनिश्चित नहीं था कि उसने सही किया या नहीं। लेकिन जब भी उसने असलन की आंखों में चमकते आंसू याद किए, उसे भरोसा हो गया। पूरा दिन फ्लेज ने थके बिना उड़ान भरी। नदी की ओर पूर्व में, पहाड़ों और जंगलों के बीच, फिर बड़े झरने के ऊपर से, और नीचे जहां नार्निया के जंगल विशाल चट्टान की छाया में थे। अंततः जैसे ही सूर्यास्त की लालिमा उनके पीछे थी, उसने एक जगह देखी जहां कई जीव नदी किनारे इकट्ठा थे, और जल्द ही वो स्वयं असलन को उनके बीच देख सकता था। फ्लेज धीरे धीरे नीचे आया, अपने 4 पैर फैलाए, पंख बंद किए और घोड़े की चाल में उतरा। फिर उसने रोका। बच्चे उतरे। डिग्री ने सभी जानवरों, बौनों, सैटिरों, नायिकाओं और अन्य प्राणियों को पीछे हटते देखा ताकि रास्ता बन सके। वो असलन के पास गया, सेब सौंपा और बोला, साहब, मैं वो सेब ले आया जो आप चाहते थे। शाबाश। असलन ने ऐसा स्वर निकाला कि जमीन भी हिली। तब डिग्री को पता चला कि नार्निया के सभी लोग ये शब्द सुन चुके हैं, और ये कहानी इस नए संसार में पिता से पुत्र तक सैकड़ों साल तक, शायद हमेशा तक सुनाई जाएगी। लेकिन वो घमंड महसूस करने का मौका नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अब असलन के सामने खड़ा था। इस बार वो शेर की आंखों में सीधे देख सकता था। उसने अपनी सारी परेशानियां भूल दी और पूर्णतः संतुष्ट महसूस किया। शाबाश, आदम का बेटा, शेर ने फिर कहा, इस फल के लिए तुमने भूखा, प्यासा और रोया। उस पेड़ का बीज जो नार्निया की रक्षा करेगा केवल तुम्हारे हाथ से बोया जाएगा। सेब को नदी के किनारे उस नरम जमीन की ओर फेंको। डिग्री ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। सभी इतने शांत हो गए कि जहां से सेब मिट्टी में गिरे वहां का हल्का थाप सुना जा सकता था। अच्छा फेंका गया, असलन ने कहा। अब हम नार्निया के राजा फ्रैंक
और रानी हेलेन के राज्याभिषेक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ने पहली बार उन्हें देखा। वे अजीब और सुंदर कपड़े पहने थे और उनके कंधों से शानदार चादरें बह रही थी। राजा की चादर को 4 बौने और रानी की को 4 नदीनायिकाएं पकड़े हुए थी। उनके सिर खुले थे, लेकिन हेलेन ने अपने बाल खोल दिए थे, जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ गई। लेकिन ये उनके बाल या कपड़े नहीं थे जो उन्हें पहले से अलग दिखा रहे थे। उनके चेहरे पर एक नया भाव था, खासकर राजा का। लंदन के कैबी ड्राइवर के रूप में उसने जो तेजी, चालाकी और झगड़ालूपन सीखा था, वो सब मिट गया था। और जो साहस और दयालुता वो हमेशा रखते थे, अब और स्पष्ट दिख रहा था। शायद ये नए संसार की हवा की वजह से, या असलन से बातचीत की वजह से, या दोनों की वजह से हुआ। सच में, फ्लेज ने पॉली से फुसफुसाया, मेरा पुराना मालिक अब लगभग उतना ही बदल गया जितना मैं बदल गया हूं। वाह, अब वो असली मालिक लग रहा है। हाँ, लेकिन मेरे कान में ऐसे मत फुसफुसाओ, पॉली ने कहा। बहुत खुरच खुरच हो रहा है। अब, असलन ने कहा, जो तुमने इन पेड़ों के साथ उलझाया है उसे सुलझा दो और देखो कि वहां क्या है। डिग्री ने देखा कि 4 पेड़ पास पास उगे हुए थे और उनकी शाखाएं बंधी हुई थी, जैसे एक पिंजरा बना हो। 2 हाथी अपनी सूंड से और कुछ बौने अपने छोटे कुल्हाड़ी से जल्दी से सब खोल दिए। अंदर 3 चीजें थी। एक युवा पेड़ था जो सुनहरा लग रहा था। दूसरा युवा पेड़ था जो चांदी का लग रहा था। लेकिन तीसरी चीज बहुत ही दुखद थी। कीचड़ भरे कपड़ों में बैठा, बीच में झुका हुआ। अरे, डिग्री ने फुसफुसाया, अंकल एंड्रू, इस सब को समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। याद करें, जानवरों ने उसे बोने और पानी देने की कोशिश की थी। जब पानी ने उसे चेतन किया तो वो खुद को पूरी तरह भीगा पाया, धरती में जांघों तक दबी हुई, जो जल्दी ही कीचड़ में बदल रही थी। और उसके चारों ओर अधिक जंगली जानवर थे जितने उसने कभी अपने जीवन में सपने में देखे थे। ये आश्चर्य की बात नहीं कि वो चिल्लाने और रोने लगा। ये कुछ हद तक अच्छा भी था, क्योंकि इससे सबको, यहां तक कि वार्थॉग को भी, पता चल गया कि वो जीवित है। तो उन्होंने उसे फिर से खोदा। उसकी पतलून अब वाकई बहुत खराब हालत में थी। जैसे ही उसके पैर आजाद हुए, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी की सूंड ने उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर उसे रोक दिया। अब सभी सोच रहे थे कि असलन के आने तक उसे सुरक्षित जगह पर रखा जाए। तो उन्होंने उसके चारों ओर पिंजरा बना दिया, फिर उसे खाने के लिए सब कुछ दिया। गधा बड़ी ढेरों कांटेदार पौधे लेकर आया और फेंक दिए, लेकिन अंकल एंड्रू को इसकी परवाह नहीं थी। गिलहरियों ने उसे अखरोट फेंके, लेकिन उसने सिर ढक लिया और बचने की कोशिश की। कुछ पक्षी मेहनती होकर उसके ऊपर कीड़े गिरा रहे थे। भालू विशेष रूप से दयालु था। दोपहर में उसने जंगली मधुमक्खी का घोंसला पाया और खुद खाने के बजाय इसे अंकल एंड्रू के पास लाया। लेकिन यह सबसे बड़ी असफलता थी। भालू ने पूरे चिपचिपे घोंसले को पिंजरे के ऊपर फेंक दिया और दुर्भाग्य से यह सीधे अंकल एंड्रू के चेहरे पर लगा। सभी मधुमक्खियां मर नहीं गई थी। अंत में उन्हें उसे रात के लिए वही छोड़ना पड़ा। असलन पूरे दिन नए राजा और रानी को निर्देश देने और अन्य महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त थे। फलों और नट्स की मदद से अंकल एंड्रू ने खाना ठीक ठाक खा लिया, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि वो रात को बहुत आराम से नहीं सो सका। उसे बाहर लाओ, असलन ने कहा। एक हाथी ने अंकल एंड्रू को अपनी सूंड में उठाया और शेर के पैरों के पास रख दिया। वो डर के मारे हिल नहीं रहा था। कृपया, असलन, पॉली ने कहा, क्या आप कुछ कह सकते हैं जिससे वो डर से बाहर आ जाए? और फिर क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि वो कभी यहां वापस ना आए? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करना चाहता है? असलन ने कहा। अच्छा, असलन, पॉली ने कहा, शायद वो किसी और को भेज दे। वो इतने उत्साहित है कि लैंप पोस्ट का डंडा पेड़ में बदल गया और वो सोचते हैं। वो बड़ी मूर्खता सोचता है, बच्ची, असलन ने कहा। यह संसार इन कुछ दिनों में जीवन से भर गया है, क्योंकि जिससे मैंने इसे जीवन दिया, उस गीत की गूंज अब भी हवा में और जमीन में है। ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन मैं इस बूढ़े पापी को ये नहीं बता सकता और न ही उसे सांत्वना दे सकता हूं। उसने खुद को मेरी आवाज सुनने में असमर्थ बना लिया है।
अगर मैं उससे बात करता तो वो केवल गुर्राहट और दहाड़ ही सुनता। हे आदम के पुत्रों, तुम कितनी चालाकी से अपनी रक्षा करते हो, उन सब चीजों से जो तुम्हारे लिए लाभकारी हो सकती थी। लेकिन मैं उसे केवल वही वरदान दूंगा जिसे वो अब भी ग्रहण कर सकता है। असलन ने अपना बड़ा सिर थोड़ा दुखी होकर झुकाया और जादूगर के डरावने चेहरे में सांस छोड़ी। सो जाओ, उसने कहा, सो जाओ और अपने द्वारा बनाए गए कुछ घंटों के लिए अपने सभी कष्टों से अलग हो जाओ। अंकल एंड्रू तुरंत अपनी आंखें बंद करके लुढ़क गए और शांतिपूर्वक सांस लेने लगे। उसे किनारे ले जाकर जमीन पर रख दो, असलन ने कहा। अब बोनो, अपनी लोहार कला दिखाओ। मुझे 2 मुकुट बनाने दो, राजा और रानी के लिए। सोने के पेड़ की ओर कल्पना से भी अधिक बौने दौड़ पड़े। वे पेड़ की सारी पत्तियां उतार चुके थे और कुछ शाखाएं भी तोड़ चुके थे, इससे पहले कि आप कह पाते जैक रॉबिन्सन। अब बच्चों को पता चला कि ये केवल दिखने में ही सोने जैसा नहीं था, बल्कि असली मुलायम सोना था। ये सोना उसी तरह उगा था जैसे अंकल एंड्रू की जेब से गिरे आधे सोने के सिक्के से उगा, और चांदी उसी तरह आधे क्राउन से उगी थी। जैसे ही बौने काम में जुटे, कहीं से सूखी लकड़ी, छोटा अनविल, हथौड़े, चिमटे और फूंकने का यंत्र आ गया। अगली ही पल कितने बौने अपने काम से खुश थे। आग जल रही थी, फूंकने वाले उपकरण बज रहे थे, सोना पिघल रहा था और हथौड़े टकरा रहे थे। 2 खोदने वाले मोल्स, जिन्हें असलन ने दिन में पहले लगाया था, बौनों के पैरों के पास कीमती पत्थरों का ढेर गिरा दिए। बौने लोहारों की कुशल उंगलियों से 2 मुकुट तैयार हुए, न केवल भारी और बदसूरत यूरोपीय मुकुट जैसी चीजें, बल्कि हल्के, नाजुक, सुंदर गोलाकार मुकुट, जिन्हें पहनकर आप और भी सुंदर दिखते। राजा के मुकुट में रूबी जड़े हुए थे और रानी के में एमराल्ड। जब मुकुट नदी में ठंडा हो गया, असलन ने फ्रैंक और हेलेन को अपने सामने घुटने टेकने को कहा और उनके सिर पर मुकुट रखा। फिर उसने कहा, उठो, नार्निया के राजा और रानी, नार्निया और आइल्स और आर्चेनलैंड के आने वाले कई राजाओं के माता पिता, न्यायप्रिय, दयालु और साहसी बनो। आशीर्वाद तुम पर है। तभी सभी ने खुशी में चीयर्स किए, या हाके, या घोड़ों ने निगाहे, या पंखों से ताली बजाई। राजा और रानी गंभीर और थोड़े शर्मीले दिख रहे थे, लेकिन उनकी शान उनकी शर्मीली चाल में और बढ़ गई थी। डिग्री अभी भी चीयर्स कर रहा था कि उसने असलन की गहरी आवाज सुनी। देखो, सभी ने सिर घुमाया और एक लंबी सांस ली, आश्चर्य और आनंद में। थोड़ी दूर उनके सिर के ऊपर उन्होंने एक पेड़ देखा जो पहले वहां नहीं था। ये चुपचाप उगाया था, पर तेजी से, जैसे कोई झंडा खड़ा किया जाता है। इसकी फैलती शाखाएं प्रकाश फेंकती थी, पर छाया नहीं। पत्तियों के नीचे से चांदी के सेब तारों की तरह झलक रहे थे, लेकिन दृश्य से अधिक इसकी खुशबू ने सभी को हैरान कर दिया। कुछ पल के लिए किसी और चीज के बारे में सोचना मुश्किल था। आदम का बेटा, असलन ने कहा, तुमने अच्छा बोया है, और तुम, नार्नियंस, ये तुम्हारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि इस पेड़ की रक्षा करो, क्योंकि ये तुम्हारी ढाल है। उस जादूगरिन जिसके बारे में मैंने बताया था, वो दुनिया के उत्तर में दूर भाग गई है। वो वही रहकर अंधकारपूर्ण जादू में मजबूत होती जाएगी। लेकिन जब तक ये पेड़ फलता फूलता रहेगा, वो कभी नार्निया में नहीं आएगी। वो इस पेड़ से 100 मील के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी खुशबू, जो तुम्हारे लिए आनंद, जीवन और स्वास्थ्य है, उसके लिए मौत, भय और निराशा है। सभी गंभीरता से पेड़ की ओर देख रहे थे कि असलन ने अचानक अपना सिर घुमाया, अपनी चमकदार अयाल से सोने की किरणें चारों ओर फैलाते हुए, और बच्चों पर बड़ी आंखें टिकाई। क्या हुआ, बच्चे? उसने कहा, क्योंकि वो उन्हें फुसफुसाते और एक दूसरे को झुकाते हुए पकड़ लिया था। ओ असलन, सर, डिग्री ने लाल होते हुए कहा, मैंने बताना भूल गया। विच ने पहले ही उन सेबों में से एक खा लिया है, वही किस्म जिसे वो पेड़ उग गया। उसने सब कुछ नहीं कहा जो वो सोच रहा था, लेकिन पॉली ने तुरंत उसके लिए कह दिया। डिग्री हमेशा उससे अधिक डरपोक था कि मूर्ख दिखाई दे। तो हमने सोचा, असलन, उसने कहा, कि शायद कोई गलती है और उसे उन सेबों की खुशबू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सोचती हो, हे ईव की पुत्री? शेर ने पूछा।
क्योंकि उसने एक खा लिया। बच्ची, उसने उत्तर दिया। इसीलिए बाकी सभी अब उसके लिए भयानक है। जो लोग गलत समय और गलत तरीके से फल तोड़ते और खाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। फल अच्छा है, पर वे उसे हमेशा नापसंद करते हैं। ओह, समझ गई, पॉली ने कहा। और मुझे लगता है कि क्योंकि उसने गलत तरीके से खाया, ये उसके लिए काम नहीं करेगा। मेरा मतलब है कि ये उसे हमेशा जवान नहीं बनाएगा। और सब कुछ नहीं। अफसोस, असलन ने सिर हिलाते हुए कहा, ये काम करेगा। चीजें हमेशा अपनी प्रकृति के अनुसार काम करती है। उसने अपना दिल का उद्देश्य पाया। उसके पास अटूट शक्ति और अनंत दिन है, जैसे कोई देवी। लेकिन बुरे दिल के साथ लंबे दिन केवल दुख बढ़ाते हैं, और वह इसे अब समझने लगी है। सबको जो चाहिए मिल जाता है, पर वे हमेशा पसंद नहीं करते। मैंने खुद भी एक खाने की कोशिश की थी, असलन, डिग्री ने कहा। क्या मैं? तुम खाते? बच्चा, असलन ने कहा। क्योंकि फल हमेशा काम करता है, काम करना ही चाहिए। लेकिन जो इसे अपनी इच्छा से तोड़ता है, उसके लिए खुशी नहीं देता। अगर कोई नार्नियंस ने बिना पूछे एक सेब चुराया और यहां बोया ताकि नार्निया की रक्षा हो, ये नार्निया की रक्षा करता। लेकिन ये चरण जैसे अन्य शक्तिशाली और निर्दयी साम्राज्य में बदल देता, न कि वह दयालु भूमि जो मैं चाहता हूं। और विच ने तुम्हें कुछ और करने के लिए प्रलोभित किया, है ना, मेरे बेटे? हां, असलन। वो चाहती थी कि मैं एक सेब मां के लिए ले जाऊं, तो समझो, वो उसे ठीक कर देती। लेकिन तुम्हारी और उसकी खुशी के लिए नहीं। वो दिन आता जब तुम दोनों पीछे देखकर सोचते कि उस बीमारी में मर जाना ही बेहतर था। डिग्री कुछ नहीं कह सका। आंसू उसे घेर चुके थे। उसने अपनी मां को बचाने की सारी आशा छोड़ दी। लेकिन साथ ही उसे पता था कि शेर जानता है कि क्या होने वाला था, और कभी कभी मौत से भी भयानक चीजें हो सकती हैं। अब असलन धीरे से बोलने लगे। यही होता, बच्चा, यदि सेब चोरी किया गया होता। ये अब नहीं होगा। जो मैं अब देता हूं वो खुशी लाएगा। ये तुम्हारे संसार में अनंत जीवन नहीं देगा, पर ये चंगा करेगा। जाओ, उसकी मां के लिए पेड़ से एक सेब तोड़ो। कुछ पल के लिए डिग्री समझ नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। फिर जैसे कोई सपना देख रहा हो, वो पेड़ की ओर बढ़ा। राजा और रानी उसे चीयर्स कर रहे थे, और सभी जीव भी। उसने सेब तोड़ा और अपनी जेब में रखा। फिर वो असलन के पास आया। कृपया, उसने कहा, क्या अब हम घर जा सकते हैं? उसने धन्यवाद कहना भूल गया, पर उसका मन वही था। और असलन समझ गए, तुम्हें रिंग की जरूरत नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूं। असलन की आवाज आई। बच्चे पलक झपकाकर इधर उधर देखने लगे। वे फिर से वर्ल्ड्स के बीच के जंगल में थे। अंकल एंड्रू घास पर लेटे थे, अभी भी सो रहे थे। असलन उनके पास खड़े थे। चलो, असलन ने कहा, अब तुम्हें वापस जाने का समय है। लेकिन पहले दो चीजें देखनी है, एक चेतावनी और एक आदेश। ध्यान दो, बच्चे। उन्होंने देखा कि घास में एक छोटा गड्ढा है, नीचे घास और गर्म तथा सूखा। जब तुम आखिरी बार यहां थे, असलन ने कहा, वो गड्ढा एक तालाब था। और जब तुम उसमें कूदे थे, तुम उस दुनिया में गए थे जहां मृत होने वाला सूरज चंद्र के खंडहरों पर चमक रहा था। अब वहां तालाब नहीं है। वो दुनिया खत्म हो चुकी है, जैसे कभी थी ही नहीं। आदम और ईव की संतानें चेतावनी ले। हां, असलन, दोनों बच्चों ने कहा। लेकिन पॉली ने जोड़ा, लेकिन हम उस दुनिया जितने बुरे नहीं हैं, है ना असलन? अभी नहीं। हे ईव की पुत्री, उन्होंने कहा, अभी नहीं। लेकिन तुम धीरे धीरे उस जैसी होती जा रही हो। ये निश्चित नहीं कि तुम्हारी नस्ल का कोई दुष्ट व्यक्ति डिप्लोरेबल वर्ड जितना बुरा रहस्य खोज न ले, और इसका इस्तेमाल सब जीवों को नष्ट करने के लिए करे। और बहुत जल्द, जब तुम बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत बनोगे, तुम्हारी दुनिया के बड़े राष्ट्र ऐसे अत्याचारी शासकों के अधीन होंगे जिन्हें जादिस सम्राज्ञी जैसी खुशी, न्याय और दया की परवाह नहीं होगी। अपनी दुनिया सावधान रखो। यही चेतावनी है। अब आदेश की बारी। जैसे ही संभव हो, अपने अंकल की मैजिक रिंग्स ले लो और उन्हें इस तरह दफना दो कि कोई उनका फिर कभी इस्तेमाल न कर सके। दोनों बच्चे असलन के चेहरे को देखते हुए चुप थे। और अचानक, वे कभी नहीं जानते कि ये कैसे हुआ, उनका चेहरा ऐसा लगा जैसे सोने का एक समंदर हो।
जिसमें वे तैर रहे हों। इतनी मिठास और शक्ति उनके चारों ओर और उनके अंदर बहने लगी कि उन्हें लगा कि वे पहले कभी वास्तव में खुश, बुद्धिमान, अच्छे या सच में जिंदा और जागरूक नहीं रहे। उस पल की याद हमेशा उनके साथ रही। जब भी वे दुखी, डरे या क्रोधित होते, उस सोने जैसी अच्छाई की याद उन्हें ये महसूस कराती कि सब कुछ ठीक है। अगले ही पल सभी तीन अंकल एंड्रू अब जाग चुके थे। लंदन के शोर, गर्मी और दुर्गंध में लौट आए। वे कैटलीज के घर के बाहर फुटपाथ पर थे और विच, घोड़ा और कैबी को छोड़कर सब वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लैंप पोस्ट वही था, एक हाथ टूटा हुआ, हैसम कैब का मलबा वही था, भीड़ वही थी। सभी अभी भी बात कर रहे थे और लोग घायल पुलिसकर्मी के पास घुटने टेक कर कह रहे थे, वो होश में आ रहा है या अब कैसा लग रहा है, पुराने दोस्त या एम्बुलेंस आ जाएगी। बड़े साहस की बात है, डिग्री ने सोचा। मुझे लगता है कि पूरी साहसिक यात्रा में एक पल भी नहीं लगा। ज्यादातर लोग जादिस और घोड़े की तलाश में थे। किसी ने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी ने उन्हें जाते या लौटते नहीं देखा। अंकल एंड्रू की हालत भी किसी ने पहचान नहीं पाई, कपड़े और चेहरे पर शहद के कारण। सौभाग्य से घर का मुख्य दरवाजा खुला था और नौकरानी वहां खड़ी थी। बच्चे आसानी से अंकल एंड्रू को अंदर ले गए, बिना किसी के पूछे। वो उनके सामने सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपनी कमरे की ओर गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर जब वो बाहर आया, काफी देर बाद, वो ड्रेसिंग गाउन में था और सीधे बाथरूम की ओर गया। क्या तुम बाकी रिंग्स ला सकती हो, पॉली? डिग्री ने कहा। मुझे मां के पास जाना है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, पॉली ने कहा और अटारी की सीढ़ियां चढ़ गई। फिर डिग्री ने 1 मिनट लिया अपनी सांस समेटने के लिए और धीरे से अपनी मां के कमरे में गया। वो वही लेटी थी जैसे उसने पहले कई बार देखा था, तकियों पर टिकी। उसका चेहरा पतला और पीला था, देखकर रोने को मन करता। डिग्री ने अपनी जेब से एप्पल ऑफ लाइफ निकाला। जैसे जादिस हमारे संसार में अलग दिखती थी, वैसे ही उस पहाड़ी बगीचे का फल भी अलग दिख रहा था। बेडरूम में रंग बिरंगी चीजें थी, चादर, वॉलपेपर, खिड़की से सूरज की रोशनी, मां की नीली ड्रेसिंग जैकेट। लेकिन जैसे ही डिग्री ने सेब निकाला, सब कुछ फीका और धुंधला लगने लगा। सेब की चमक ने अजीब रोशनी छत पर फैलाई। बाकी कुछ देखने लायक नहीं था। एप्पल ऑफ यूथ की खुशबू ऐसा था जैसे कमरे में स्वर्ग का झरोखा खुला हो। ओह प्यारे, कितना सुंदर, डिग्री की मां ने कहा। तुम इसे खाओगी ना? कृपया, डिग्री ने कहा। मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या कहेंगे, उसने कहा, पर सच में मुझे लग रहा है मैं खा सकती हूं। डिग्री ने उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़े दिए। जैसे ही उसने खा लिया, वो मुस्काई, सिर तकियों पर लेट गया और सो गई। एक सच्ची, प्राकृतिक, शांति से भरी नींद, बिना किसी दवा के। डिग्री जान गया कि ये वही था जिसकी मां को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब वो निश्चित था कि उसका चेहरा थोड़ा बदल गया है। वो झुका, उसे धीरे से चूमा और दिल धड़कता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, सेब का गूदा लेकर। बाकी दिन जब भी वो आसपास की सामान्य और जादुई न लगने वाली चीजों को देखता, वो लगभग उम्मीद करना बंद कर देता। लेकिन जब उसे असलन का चेहरा याद आता, तो उम्मीद फिर लौट आती। उस शाम उसने सेब का गूदा अपने पिछवाड़े के बगीचे में दफन कर दिया। अगली सुबह जब डॉक्टर अपनी नियमित मुलाकात करने आए, डिग्री रेलिंग पर झुककर सुनने लगा। उसने डॉक्टर को आते सुना। आंटी लेटी के साथ बाहर आते हुए कहा, मिस कैटली, ये मेरे पूरे चिकित्सा करियर का सबसे अद्भुत मामला है। ये एक चमत्कार की तरह है। फिलहाल मैं इस छोटे लड़के को कुछ नहीं बताऊंगा। हम उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, पर मेरी राय में उसके शब्द इतने धीरे हो गए कि डिग्री सुन न सका। दोपहर में वो बगीचे में गया और पॉली के लिए उनका गुप्त संकेत सीटी से दी। पॉली ने दीवार से झांकते हुए कहा, कितनी खुशकिस्मती। क्या हुआ तुम्हारी मां के बारे में? मुझे लगता है सब ठीक होने वाला है, डिग्री ने कहा। लेकिन अगर आप परेशान न हो तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। रिंग्स के बारे में क्या? मेरे पास सब है, पॉली ने कहा। देखो, सब ठीक है, मैं दस्ताने पहन रही हूं। चलो इन्हें दफन करते हैं। हाँ चलो,
मैंने कल जिस जगह सेब का गूदा दफन किया था उसे चिन्हित किया है। फिर पॉली दीवार से आ गई और वे दोनों उस जगह गए, लेकिन उन्हें जगह चिन्हित करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ पहले ही उग रहा था। ये वैसा नहीं था जैसे नार्निया में नए पेड़ बड़े होते थे, पर यह पहले ही जमीन के ऊपर था। उन्होंने एक कुदाल ली और सभी जादुई रिंग्स, अपनी रिंग समेत, उसके चारों ओर दफन कर दी। करीब एक हफ्ते बाद यह निश्चित हो गया कि डिग्री की मां ठीक हो रही थी। करीब 2 हफ्ते बाद वो बगीचे में बैठने में सक्षम हो गई, और 1 महीने बाद पूरा घर अलग लगने लगा। आंटी लेटी ने सब वही किया जो मां को पसंद था। खिड़कियां खोली, पुरानी पर्दियां हटाई, कमरे रोशन हुए, हर जगह नए फूल लगे, खाने के अच्छे सामान आए, पुराना पियानो ट्यून हुआ और मां ने फिर से गाना शुरू कर दिया। डिग्री और पॉली के साथ वो खेलती और आंटी लेटी कहती, मुझे लगता है माबेल, तुम तीनों में सबसे बड़ी बच्ची हो। जब चीजें गलत होती हैं तो अक्सर कुछ समय तक और बिगड़ती रहती है, लेकिन जब एक बार सही दिशा में चलना शुरू होता है तो चीजें लगातार और बेहतर होती रहती है। करीब 6 हफ्ते बाद एक लंबा पत्र आया पिता की तरफ से, जो भारत में थे, और उसमें अद्भुत समाचार था। पुराने ग्रेट अंकल किर्क का निधन हो गया, और इसका मतलब था कि पिता अब बहुत अमीर थे। वो रिटायर होने और हमेशा के लिए भारत से वापस आने वाले थे। और वो बड़ा घर, जिसके बारे में डिग्री हमेशा सुना था पर कभी नहीं देखा, अब उनका घर बनने वाला था। बड़ा घर जिसमें कवच, अस्तबल, कुत्तों के पिंजरे, नदी, पार्क, हॉटहाउस, अंगूर की बेल, जंगल और पीछे की पहाड़ियां शामिल थी। इसलिए डिग्री को भी यकीन था कि अब वे सब खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन शायद आप और 1-2 बातें जानना चाहेंगे। पॉली और डिग्री हमेशा अच्छे दोस्त रहे और वह लगभग हर छुट्टी में उनके सुंदर घर में रहती। यही उसने सवारी करना, तैरना, दूध निकालना, खाना बनाना और चढ़ाई करना सीखा। नार्निया में जानवर खुशी खुशी रहते थे और न जादिस न कोई अन्य दुश्मन 100 सालों तक उस सुखद भूमि में परेशानी लाया। राजा फ्रैंक और रानी हेलेन अपने बच्चों के साथ खुश रहते। उनका दूसरा बेटा आर्चनलैंड का राजा बना। लड़के नायब से, लड़कियां वुडगॉड्स और रिवर गॉड से शादी करती। लैंप पोस्ट जो जादिस ने लगाई थी, बिना जाने दिन रात नार्नियन जंगल में चमकती रही। जिस जगह ये उगा उसे लैंटर्न वेस्ट कहा जाने लगा। और जब कई साल बाद हमारी दुनिया का एक और बच्चा नार्निया गया, उसने देखा कि रोशनी अभी भी जल रही थी और यह साहसिक यात्रा किसी तरह उसी से जुड़ी थी। डिग्री ने जो सेब का गुदा पिछवाड़े में लगाया था, वो बड़ा होकर एक सुंदर पेड़ बन गया। हमारी दुनिया की मिट्टी में उगा, असलन की आवाज से दूर और नार्निया की हवा से दूर। ये उस तरह के जादुई फल नहीं देता था जिससे कोई मरती महिला जीवित हो जाए, लेकिन फल बहुत सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक थे। भले ही पूरी तरह जादुई न हो, लेकिन इसके अंदर का जैव रस कभी उस नार्निया के पेड़ को नहीं भूलता जिससे ये संबंधित था। कभी कभी ये पेड़ हवा नहीं होने पर भी हिलता। शायद जब नार्निया में तेज हवा चलती, ये इंग्लैंड के पेड़ में भी हलचल होती। फिर भी ये साबित हुआ कि इसमें जादू अभी भी था। डिग्री जब मध्य आयु में था और एक प्रसिद्ध प्रोफेसर और यात्री बन चुका था, और पुराने कैटरलीज का घर उसके पास था, एक बड़ी तूफान में ये पेड़ गिर गया। वो इसे सिर्फ लकड़ी के लिए काटकर जलाने का सोच नहीं सकता था, इसलिए उसने इसे एक हिस्सा वार्डरोब में बनवाया, जिसे उसने अपने बड़े देश के घर में रखा। और हालांकि उसने स्वयं इस वार्डरोब के जादुई गुणों की खोज नहीं की, किसी और ने की। यही था नार्निया और हमारी दुनिया के बीच आने जाने की शुरुआत, जिसे आप अन्य किताबों में पढ़ सकते हैं। डिग्री और उनके लोग जब बड़े देश के घर में रहने गए, उन्होंने अंकल एंड्रू को भी साथ रखा। डिग्री के पिता ने कहा, हमें पुराने आदमी को शरारत करने से रोकना चाहिए, और ये ठीक नहीं कि गरीब लेटी हमेशा उसे संभाले। अंकल एंड्रू ने अपने जीवन में फिर कभी जादू की कोशिश नहीं की। उसने अपना सबक सीख लिया और बुढ़ापे में वो पहले से अधिक अच्छा और कम स्वार्थी आदमी बन गया। लेकिन उसे हमेशा अच्छा लगता था कि वो मेहमानों को बिलियर्ड रूम में अकेला बुलाए और उन्हें एक रहस्यमयी महिला, विदेशी शासक, के बारे में कहानी सुनाए। उसका स्वभाव कितना भयंकर था, वो कहता, पर वो वाकई शानदार महिला थी।
शानदार महिला